तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पावर शेयरिंग क्या होती है और किस तरह से बेल्जियम और श्रीलंका का इतनी कंपोजिशन था, वो सब हमने देखा। मतलब क्या प्रॉब्लम्स थी बेल्जियम और श्रीलंका में, वो सब कुछ हमने कल की वीडियो में देख लिया था। अब आज की वीडियो में हम उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके आगे का पार्ट करने जा रहे हैं। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे कुछ प्रीवियस वीडियो में, एंड उसमें से पहला क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इथनिक। तो यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है, इथनिक ए सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। ये सारा आप अगर पूरा लिख देंगे तो आपको 1 मार्क या 2 मार्कर के अगर क्वेश्चन आते तो उसका आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो ये तो हो गया इथनिक। एंड सेकेंडली हमारा क्वेश्चन था कि इथनिक कंपोजिशन डिस्क्राइब करना था, एक्सप्लेन करना था बेल्जियम और श्रीलंका का। तो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है, इथनिक कंपोजिशन ये बेल्जियम का है। 59% फ्लेमिश रीजन में रहते थे, डच बोलते थे। 40% वलोनिया रीजन में रहते थे, फ्रेंच बोलते थे। और 1% जो बचते थे वो बेल्जियंस में रहते थे, जर्मन बोलते थे। और यहाँ तक अगर आप डिस्क्राइब कर देंगे तो ये सब कुछ हो जाएगा बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन। और अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की इथनिक कंपोजिशन यहाँ से दी हुई है। 74% सिन्हाला स्पीकर्स से, जिसमें से 18% जो है तमिल स्पीकर्स थे, और तमिल में भी 2 सब ग्रुप डिवाइड थी। ये सब कुछ हो गया इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। इसके आगे भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। 13% श्रीलंकन तमिल थे, तो एंड 7% क्रिश्चियंस भी थे उसमें, जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों कम्युनिटी में आते थे। तो ये सब कुछ हो गया इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये था कि जो इथनिक टेंशन था बेल्जियम में, उसका रीज़न क्या था। तो वहाँ पे इसका रीज़न यही था कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो रिच और पावरफुल थी, जिसकी वजह से उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन की जो फैसिलिटी थी वो बाद में मिली। तो यही चीज़ आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। यही था इसका रीज़न। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। ये थे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। एंड इसमें ये पूछा था लास्ट क्वेश्चन में कि ये बहुत ज़्यादा क्यों था ब्रसल्स में, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था, एक स्पेशल प्रॉब्लम थी ब्रसल्स की, ऐसा क्यों था। तो वहाँ पे इसलिए ऐसा था क्योंकि वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि डच स्पीकिंग जो पीपल थे, जो कि कंट्री में पूरे मेजॉरिटी में थे, वो लोग वहाँ पे माइनॉरिटी में थे। तो ये चीज़ अगर आप दे देंगे ये पॉइंट, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। सो आई होप आपको उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। सो आइए हम नेक्स्ट जो है टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। एंड ये मैप वर्क आप देख सकते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपको डायरेक्टली आ भी सकता है, मैप में पूछा जा सकता है कि डिफ़ाइन करिए कि कौन सा रीज़न क्या था, ये रीज़न क्या कहलाएगा एंड ये क्या कहलाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दे सकता है। पिछले वीडियो में हमने जिस तरह से क्वेश्चन देखे थे, उसी तरह आज के टॉपिक का भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसमें जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उसने एक डिफरेंट पाथ लिया, और ये जो सीरीज़ उसने अडॉप्ट की उसका नाम था मेजोरिटेरियन। हम पूरा इसको बोल सकते हैं प्रोसेस को मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली 1948 में, मतलब इंडिया को मिलने के 1 साल बाद। अब क्या हुआ कि वहाँ के जो लीडर्स थे तो वो सिन्हाला कम्युनिटी के ही होंगे, क्योंकि वहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी जो थी मेजॉरिटी में थी, तो वहाँ की ही गवर्नमेंट फॉर्म होगी, उसी कम्युनिटी की तो गवर्नमेंट फॉर्म होगी, बिकॉज वो मेजॉरिटी में थे। तो जब उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो, तो उसने एक सीरीज़ लाई जिसको बोलते हैं मेजोरिटेरियन। अब मेजोरिटेरियनिज्म जो कि यहाँ पे आपको हेडिंग में दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा बिलीव कि मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है उसी को रूल करना चाहिए कंट्री को, जैसा वो चाहती है। मतलब माइनॉरिटी चाहे जो कहती रहे, उसके विशेस को, उसके नीड्स को इग्नोर करके, चाहे जैसे अपनी
जैसा हम चाहते हैं वैसा ही रूल करें, ऐसा होता है ये बिलीफ। तो इसमें ये था, एंड ये अगेन आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, 2 मार्कर या फिर 1 मार्कर में बन जाता है कि एक्सप्लेन करिए इसको। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब 1956 में क्या हुआ था कि एक एक्ट पास हुआ जिसमें सिन्हाला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बता दिया गया, और जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे उनको यूनिवर्सिटी पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब, इन सब में पहले उनको जो है राइट था, मतलब कुछ भी उनको अगर जॉब की अपॉर्चुनिटी थी तो वो पहले उनको मिल जाती थी। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया कि वो बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब जो न्यू गवर्नमेंट आई है वो प्रोटेक्ट करेगी और उसे और ज़्यादा स्प्रेड करेगा अदर कंट्रीज़ में, क्योंकि मोस्टली जो सिन्हालास थे वो बुद्धिस्ट थे, तो इसलिए ऐसा किया जा रहा था। अब क्या होता है कि इससे जो श्रीलंकन तमिल थे वो एलिनेटेड फील करने लगे, मतलब कि वो अपने आप को एक अलग मानने लगे, क्योंकि उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। उनको जो है राइट नहीं दिया जा रहा था जॉब्स में, और जितनी भी अपॉर्चुनिटी थी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता, उनको इग्नोर किया जा रहा था, उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट भी नहीं दिया जा रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एलिनेटेड फील कर रहे थे, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल क्लास में अगर कोई एक बच्चा है जिसको टीचर बहुत ही ज़्यादा मतलब इग्नोर करते हों, तो वो बच्चा एलिनेटेड फील करने लगेगा कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट है उसके साथ नहीं कर रहे हैं बट मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो एलिनेटेड फील करने लगेगा। वही कंडीशन यहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल थे उनकी थी। अब अगेन यहाँ पे मैप दिया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। सो ये सब आप देखते चलिए। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जो डिस्प्यूट थी, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होने लगा इनके बीच, सिन्हालास और तमिल स्पीकर्स के बीच। और अब क्या हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने अपनी पार्टीज़ लॉन्च की, जिससे कि वो अपने डिमांड को गवर्नमेंट के सामने रख सकें और जॉब अपॉर्चुनिटी और एजुकेशन फैसिलिटी उनको मिल सके। बट जो गवर्नमेंट थी उसने डिमांड को नहीं माना। एंड फिर क्या होता है कि जो तमिल्स थे उन्होंने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया और अपने लिए एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की डिमांड की, नॉर्थर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के। अब ऐसा उन्होंने इसलिए ऐसा किया बिकॉज जो गवर्नमेंट थी वो उनकी बात मान नहीं रही थी, तो वो चाहते थे कि हमें एक ऐसी अपनी अलग कंट्री मिल जाए जिसको हम खुद रूल कर सकें, जिसमें कोई और इंटरफियर ना कर सके। अब क्या हुआ, ये डिस्प्यूट बहुत ही ज़्यादा उन लोग में हुआ और एक ये सिविल वॉर में बदल गया। अगेन यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ सिविल वॉर, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सिविल वॉर। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर लाइक अ वॉर। मतलब कंट्री में ही ग्रुप्स के बीच में इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाना कि वो एक वॉर की तरह दिखाई दे, जैसे 2 कंट्रीज़ में वॉर होती है उस तरह दिखाई दे, तो उसे बोलेंगे सिविल वॉर। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा हुआ, और ऐसा नहीं था कि एक ही कम्युनिटी का लॉस हुआ, एक ही जो ग्रुप के मेंबर थे उनका लॉस हुआ। दोनों ही ग्रुप के मेंबर्स जब कन्फ्लिक्ट हुआ उनके बीच, तो दोनों ही ग्रुप के मेंबर से हज़ारों लोग मारे गए। और इनको जो माइनॉरिटी में थे इनको ये भी कहा गया कि आप अपनी फैमिली को लेकर दूसरे कंट्री में चले जाइए, बट इन्होंने जब मना कर दिया जाने से तो इनको डेथ, मतलब इनकी डेथ की कर दी गई। एंड जैसा कि बताया गया है कि श्रीलंका का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ में, लेकिन इस सिविल वॉर की वजह से सब कुछ, मतलब उसका एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा अदर कंट्रीज़ पे। अब क्या होता है, और लास्ट में ये एंड होता है 2009 में। एकोमोडेशन इन बेल्जियम में आया, जिससे कि क्या हुआ कि बेल्जियम में एक कह सकते हैं शांति बहाल हुई, और उससे लोगों में जो कन्फ्लिक्ट था वो भी कम हो गया, और कंट्री को उन्होंने कह सकते हैं उनका पार्टीशन होने से बचा लिया। एकोमोडेशन पॉलिसी
अब जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने एक डिफरेंट पाथ लिया जिससे कि वो अपने कंट्री को बचा सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हाँ हमारे कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो 1970 से लेकर 1993 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट मतलब चेंजेस किए। तो बेसिकली उन्होंने चेंजेस इसलिए किए क्योंकि वो चाहते थे कि उनके कंट्री में सब लोग पीसफुली रह सकें और उनकी कंट्री में यूनिटी बनी रहे। तो इनका जो अरेंजमेंट था वो सब कंट्रीज से अलग था और बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव था। और ये जो इन्होंने किया था उसको बेल्जियन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। सो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग टाइप में कि एक्सप्लेन द बेल्जियन मॉडल। तो यहाँ पे पहला क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बताया गया था कि जो डच स्पीकिंग और जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं उनकी जो पोजीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो इक्वल रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर 100 वहाँ पे मिनिस्टर्स हैं तो उसमें से 50 डच के होंगे, 50 फ्रेंच के होंगे, ये था। और अगर कोई स्पेशल लॉ पास करना होगा तो उसमें सब मतलब जितने भी लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं उनका मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स से सपोर्ट चाहिए होगा। मतलब कोई सिंगल कम्युनिटी डिसीजन नहीं बना सकती अकेले। और बहुत सारे ऐसे पावर्स थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए। अब ऐसा नहीं था कि ये केवल नाम के ही पावर थे। स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट मतलब निर्धारित नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट पे। ब्रसल्स में क्या था कि वहाँ पे एक स्पेशल प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे डच स्पीकिंग कम्युनिटी लोग कम थे। तो इसलिए क्या हुआ कि वहाँ पे एक अलग ही गवर्नमेंट बनाई गई और फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल थे उन्होंने डच स्पीकिंग पीपल का इक्वल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि अगर पूरे कंट्री में देखें तो पूरे कंट्री में डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग ज़्यादा थे और उन्होंने फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सेप्ट कर लिया था। तो ऐसा यहाँ पे ब्रसल्स में करा फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने। तो ये थी बेल्जियम मॉडल। एंड थर्ड जो हमारा आता है ये था एक अलग ही काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनी जिसको हम थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़कर एक और गवर्नमेंट थी जिसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इसमें मतलब कि इसमें ये नहीं था कि कोई इस जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलता है वो कहाँ पे रहता है ये मैटर नहीं करता था। अगर वो कोई लैंग्वेज बोलता है, किसी लिंग्विस्टिक ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उसे इसमें वोट देने का, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का राइट था। और अगर ये जो गवर्नमेंट थी उसके पास पावर थी कि वो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ थे उसको सॉल्व कर सकती थी। अब बेल्जियम ने इतना अच्छा मॉडल पेश किया और ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका जो असर कह सकते हैं वो बाद में पता चला और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इसने कंट्रीज़ में दो ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होने से बचा लिया। और यहाँ पे क्या हुआ कि एक शांति मतलब हो गई पूरी कंट्री में और वहाँ कंट्री का पार्टीशन भी नहीं हुआ। जब यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए आई तो उन्होंने ब्रुसेल्स को उसका हेडक्वार्टर चूज़ किया। सो ये थी हमारी नेक्स्ट टॉपिक। एंड इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक अदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।